नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीर चंद दिनों में नहीं बदलती, उसमें लंबा वक्त लगता है, बुनियादी सोच लगती है और अपने मकसद को हासिल करने वाला जुनून लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये सब कुछ है। उनकी सरकार को बने 60 दिन हुए हैं, लेकिन 60 की बिसात पर मोदी ने अपने 10 सपनों को, 10 मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का इशारा कर दिया है। और उसकी शुरुआत होती है एक सधी हुई, आत्मविश्वासी और गैरतमंद विदेश नीति से। कूटनीति की हथेलियों पर भारत की विदेश नीति लिखने वाले नए नियंता का नाम है नरेंद्र मोदी। 64 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई दुनिया का सपना देखा है। उस दुनिया का जिसे अब कोई चौधरी नहीं चलाएगा, बल्कि सारे पंच मिलकर फैसला लेंगे। मोदी के कदमों से चलता हिंदुस्तान इस दिशा में बढ़ चुका है। वो हिंदुस्तान जो ना आंख झुकाकर जिएगा, ना आंख उठाकर देखेगा, बस आंख मिलाकर बात करेगा। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने का युग है। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलने चाहिए, न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना देखना चाहिए। और इसलिए वैश्विक तौर पर मैं कहूँगा, हमें सबसे आंख मिला करके काम करना है, न आंख झुका करके करना है, न आंख दिखा करके करना है। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। और भाइयों बहनों, 60 साल में जो बुराइयां हुई है ना, 60 महीनों में उसे मुक्ति न दिला दूं तो मुझे कहना। मोदी ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से 60 महीने मांगे थे। अभी तो 60 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात। मोदी ने विदेशी रिश्तों की पहल घर से शुरू की। घर का दरवाजा पहली बार पड़ोसियों के लिए खोला और पड़ोस का दिल जीतते हुए दुनिया में नई व्यवस्था के लिए चल पड़े। हिंदुस्तान की धरती से बाहर बतौर प्रधानमंत्री मोदी का पहला कदम भूटान में पड़ा। जिस राज परिवार ने भूटान में उच्च मूल्य की स्थापना की, भूटान के सामान्य से सामान्य नागरिक की सुखाकारी, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना। डिप्लोमेसी की उड़दबाजी को मोदी ने पलट दिया। कहां तो प्रधानमंत्री का सूटकेस अक्सर बड़े देशों के लिए उठता था, लेकिन मोदी ने तो भूटान का चुनाव करके बता दिया कि एक तीर से वो कई निशाने साधने में माहिर है। भूटान के जरिए मोदी ने सार्क को मजबूत करने की कोशिश की। सार्क में चीनी गतिविधियों को रोकने के लिए भूटान से नया रिश्ता एक अचूक हथियार हो सकता है। मोदी ने विदेश नीति को किसी ताकतवर देश का पिछलग्गू बनाने से पीछा छुड़ा लिया। मोदी ने भूटान से पहली बार ये संदेश दिया कि चीन की चाल से वो वाकिफ है, लेकिन कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे तो जरा संभल कर। कभी कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख, वैभव, शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसलिए भूटान हैप्पीनेस के जितने पैरामीटर से हैप्पीनेस का मूल्यांकन करता है। दुनिया के रंगमंच पर मोदी ने अपनी भूमिका तय कर ली है। भारत अब पूरब का एक ऐसा देश नहीं होगा जो पश्चिम का अनुसरण करता दिखता हो, बल्कि ब्रिक्स के सम्मेलन में अपनी भाव भंगिमाओं से मोदी ने जता दिया है कि नई दुनिया के मध्य में हिंदुस्तान खड़ा होगा। ब्राजील के फोर्टलेजा में मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चीन के साथ भी एक नए रिश्ते की आहट सुना दी। हिंदी चीनी भाई भाई का दौर नए कलेवर में लौटने लगा है। आपसे मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है।
मोदी ने चीन से रिश्ता जोड़ा तो ब्रिक्स के जरिए एक नई दुनियावी अर्थव्यवस्था का खाका भी खींचा। ब्रिक्स के 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर $100 अरब की साझा पूंजी लगाई और ब्रिक्स बैंक बना लिया। इस ब्रिक्स बैंक को चीन के शहर शंघाई में बनाया जा रहा है, जिसका पहला प्रमुख हिंदुस्तानी होगा पूरे 6 साल के लिए। BRICS must also play a proactive role in shaping the global discourse on growth and development. This includes shaping the post-2015 development agenda to keep the central focus on tackling poverty. We must seek urgent reforms of global institutions of governance like the UN Security Council and international financial institutions. अभी 2 महीने बीते हैं, लेकिन मोदी ने अपनी विदेश नीति की झलक दिखा दी है, वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ। मेरे संस्कार हैं वसुधैव कुटुंबकम। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 दिनों में ही अपनी विदेश नीति की झलक तो दिखा दी, लेकिन असली विदेश नीति तो पड़ोसी पाकिस्तान पर आजमाया जाना है। देश की बागडोर संभालते ही मोदी ने पाक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, पर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन एक स्टेट्समैन की तरह मोदी ने संयम दिखाया और अब दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू होने जा रही है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के बहाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संकेत दे दिया था कि भारत पाकिस्तान अब रिश्ते की नई ट्रैक पर साथ साथ दौड़ेंगे। I pointed out that we were at the beginning of our respective tenures with a clear mandate. This provides us the opportunity of meeting the hopes and aspirations of our peoples, that we will succeed in turning a new page in our relations. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। जिस पड़ोसी के साथ रिश्तों में अक्सर तीखे तेवर बने रहते हैं, उसे दोस्ती की पटरी पर लाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की। कूटनीति का दायरा इतना बढ़ा कि निजी रिश्ते तक बनने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के लिए तोहफे में शॉल भेजा, तो जवाब में मोदी की मां के लिए साड़ी आई। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने दोस्ती के बढ़ाए हाथ से अपना हाथ उस गर्मजोशी से नहीं मिलाया है जिसकी उम्मीद थी। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ जारी है और भारतीय जवानों की हत्या का सिलसिला भी। लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कड़ी में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों का सवाल उठाकर साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर वहां के निवासियों के लिए हमेशा रहेगा। Special efforts will be made to ensure that the Kashmiri Pandits return to the land of their ancestors. इस बीच पाक अधिकृत कश्मीर का नाम पीओके की जगह पीओजेके करने का भी प्रस्ताव आ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कश्मीर ही नहीं जम्मू के भी एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। 2 महीने में मिली झलक से आगे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद पर रोक लगाएगा? और क्या चीन के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में जैसी गतिविधियां चला रहा है उसको रोकेगा? इन सब के बीच भारत पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत 25 अगस्त से इस्लामाबाद में शुरू होगी। And they've agreed that they should meet to take this process forward as directed by the 2 prime ministers. And based on that telephonic conversation, they've agreed that they will meet in Islamabad on 25th of August. अभी तो 60 दिन हुए हैं। 60 महीने में 58 महीने बाकी हैं और वो 58 महीने तय करेंगे कि पाकिस्तान से रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
विदेशी मोर्चे पर पाकिस्तान एक मुसीबत है तो घरेलू मोर्चे पर महंगाई की लपटों में झुलसते देश ने मोदी में अपने लिए एक मसीहा देखा था। 60 दिनों में महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन उसका मुकम्मल इलाज ढूंढने के लिए मोदी सरकार 4 कदम आगे जरूर बढ़ी है। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी 26 को शपथ ली, 27 को साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर जाकर कामकाज संभाला और 28 को मोदी कैबिनेट का पहला फैसला आया, मानो अच्छे दिनों की पहली किस्त आई हो। 28 मई 2014 मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, काले धन पर बनी SIT। एक अमेरिकी कंपनी के मुताबिक विदेशों में भारत का 29,70,000 करोड़ रुपए काला धन जमा है। पीएम बनने के बाद उनके कैबिनेट ने पहला फैसला ले लिया कि काले धन को निकालने के लिए SIT बना दी, जिसमें पहली कामयाबी ये मिली कि स्विस बैंक में काले धन का कुछ पता चलने लगा है। लेकिन 2 महीने बाद ठंडा पड़ता मामला देख बीजेपी के ही कई नेताओं को लगने लगा है कि पता नहीं काला धन आएगा भी या नहीं। वित्त मंत्री जैसे तैसे दिलासा दे रहे हैं। एक तरफ काले धन का मसला है तो दूसरी तरफ उस महंगाई का जिससे पूरा देश करा रहा है। 2 मार्च 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स का अध्यक्ष बनाया था। मनमोहन सिंह ने मोदी से कहा था कि वो महंगाई को रोकने के उपायों के बारे में एक रिपोर्ट बनाकर पेश करें। मोदी ने 64 उपायों वाली एक रिपोर्ट सरकार को पेश की थी, लेकिन ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। अब मोदी ने उस रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। खाने की जरूरी चीजों की कीमतों पर काबू पाने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाए ताकि राज्य सरकारों की मदद की जा सके। दिलचस्प ये कि जिस बात का जिक्र बीजेपी ने घोषणा पत्र में भी किया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI को 3 हिस्सों में बांटने की बात है ताकि कामकाज तेज हो सके और जिम्मेदारी ठीक से तय हो सके। कालाबाजारी और जमाखोरी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए और इसके लिए सजा भी बढ़ाई जाए। कोऑपरेटिव को बढ़ावा देकर कृषि बाजार को मजबूत किया जाए जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले और बिचौलियों से छुटकारा मिले। महंगाई रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कई बार कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के साथ बैठक की। मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन तक दिए। अब जल्द ही अच्छे दिन आ जाएंगे। फल और सब्जी है उसके बर्बादी से रोका जाए। इस देश में 25% फल और सब्जी बर्बाद होते हैं। उत्पादन में कमी नहीं है, लेकिन बर्बादी के कारण क्राइसिस होता है। मोदी भी जानते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी महंगाई को छू मंतर करने की दवा नहीं होगी। इसमें समय भी लगेगा और कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए मोदी की कोशिश पहले दिन से ही मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की है। सड़क मंत्रालय से लेकर शहरी विकास मंत्रालय इस मिशन में लग चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने जो पाइपलाइन डाली है ना, जो पानी नर्मदा का पहुंचा के है 9000 गांवों में, वो पाइप की साइज ऐसी है कि केंद्र सरकार के आपके ये मंत्री अपने परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में मारुति चला सकते हैं। 13 साल के गुजरात राज का ऐसा असर रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर गुजरात मॉडल चढ़ा रहा। उस विकास को परवान चढ़ाने के लिए मोदी ने 60 महीने का वक्त मांगा, तो सरकार बनने के बाद उनके मंत्रियों ने कहा कि 100 दिन का रोड मैप तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए और जो इश्यूज पेंडिंग है डिपार्टमेंट में, पुराना सरकार के कारण से हो और भी कारण हो, उसको प्रायोरिटी देके तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 100 दिन में अभी 40 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बुनियादी ढांचे पर काम करने की जरूरत को प्रधानमंत्री ने चिन्हित किया। जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई,
वहीं मोदी ने देश भर में रेलवे का जाल बिछाने के लिए हीरक चतुर्भुज योजना का ऐलान किया, लेकिन सड़कों पर भी काम जारी है। सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने इसे अपने 3 अहम एजेंडे में शामिल किया। रुकी हुई 50 सड़क परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, गंगा को बचाना और पर्यावरण की हिफाजत करने वाली कारों को बढ़ावा देना। ये रोड से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा है, सर्विस सेक्टर को भी फायदा है, इंडस्ट्री को भी फायदा है, नए रोजगार निर्माण होंगे। और मैंने ये तय किया कि 2 साल के अंदर हर दिन में 30 किलोमीटर रोड बनेंगे। इतनी लेंथ को मैं बनाने का टारगेट रखकर काम करूंगा। बजट में भी सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान करके साफ कर दिया है कि दुनिया के विकसित देशों से कदम मिलाने के लिए भारत भी अब तैयार हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री भी अपनी ये इच्छा जता चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर देश के किसी भी हिस्से में पहुंचा जा सके। 60 दिनों में इस तरह का एक नन्हा सा कदम बढ़ चुका है। आज तक ब्यूरो। जिस गंगा के बुलाने पर वाराणसी पहुंचे थे मोदी, उस गंगा मैया को बचाने के लिए मोदी ने 2 महीने में क्या क्या किया, बताएंगे एक ब्रेक के बाद।